क्या अमेरिका वाकई टूटने वाला है? यह सवाल तारीख में हजारों बार पूछा जा चुका है। सोशल मीडिया पे कई वीडियोस इस बारे में मौजूद हैं, लेकिन यह सवाल आज पहले से ज्यादा संजीदा क्यों लगता है? एक तरफ वही अमेरिका है जिसका डॉलर दुनिया की तिजारत में मरकजी हैसियत रखता है, जिसकी फौज दुनिया के तकरीबन हर हिस्से तक पहुंच सकती है, जिसकी कंपनियां गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसी आलमी ताकतें बन चुकी हैं और जिसके तालीमी इदारे दुनिया भर से बेहतरीन दिमाग अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का कर्ज 40 खरब डॉलर तक पहुंच चुका है। सियासत शदीद तकसीम है। आम आदमी के लिए घर, तालीम और इलाज महंगे हो और गुज़िश्ता 2 दहाइयों की जंगों में खरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। ऊपर से चीन है जो अब सिर्फ सस्ती चीजें बनाने वाला मुल्क नहीं रहा। वो सनत, तिजारत, टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, खलाई प्रोग्राम और फौजी ताकत में अमेरिका को बराह रास्त चैलेंज कर रहा है। और फिर मशरिक़ वुस्ता है जहां अमेरिका एक बार फिर ईरान के साथ कशीदगी और तनाज़े में गिरा है। तो क्या दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत अपनी ताकत खो रही है? मशहूर सरमायाकार रे डेलियो ने बड़ी ताकतों के अरूज और जवाल को एक चक्कर के तौर पर बयान किया है। उनके मुताबिक बड़ी ताकतें पहले दौलत पैदा करती हैं, फिर फौजी और सियासी ताकत हासिल करती हैं। दुनिया का निजाम उनके गिर्द बनने लगता है, लेकिन वक्त के साथ कर्ज बढ़ता है, अंदरूनी तकसीम गहरी होती है और दूसरी ताकतें उभरने लगती हैं। अगर ये नजरिया दुरुस्त है तो क्या अमेरिका भी उसी रास्ते पर है? लेकिन अमेरिका के जवाल की पेशनगोई आज पहली बार नहीं हो रही। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक खला में भेजा तो कहा कि अमेरिका टेक्नोलॉजी की दौड़ हार रहा है। 1980 में यह दावा किया गया कि जापान की मईशत जिस तेजी से तरक्की कर रही है वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, लेकिन दोनों मर्तबा ये पेशनगोई गलत साबित हुई। तो फिर अमेरिका की असल ताकत है क्या? और इससे भी अहम सवाल ये है कि वो ताकत बनी कैसे? इसका जवाब हमें तकरीबन 250 साल पीछे से शुरू करना होगा। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने बरतानिया से आजादी का ऐलान किया। उस वक्त अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं था, ना उसके पास बड़ी फौज थी, ना ताकतवर बहरिया, ना दुनिया की सबसे बड़ी मईशत। लेकिन उसके पास एक ऐसी ताकत थी जिसे शायद उस वक्त कोई इतनी अहमियत नहीं दे रहा था, और वो थी जमीन। मशरिक में बहरे ओकियानूस, मगरिब में बहरुल काहिल, शुमाल में कनाडा और जनूब में मैक्सिको। यूरोप के बरक्स अमेरिका के दरवाजे पर ऐसी बड़ी ताकतें नहीं थी जो हर चंद साल बाद उसकी जमीन पर जंग ले आती। इसका मतलब था कि अमेरिका अपनी तवानाई सिक्योरिटी की जंग में खर्च करने की बजाय अपने मुल्क के अंदर फैल सकता था। लेकिन ये जमीन खाली नहीं थी। मुकामी अमेरिकी कौमें सदियों से यहाँ आबाद थी। जैसे जैसे अमेरिका मगरिब की तरफ बढ़ा, इन कबाइल को इनकी जमीनों से हटाया गया। 1830 की दहाई में हजारों मुकामी अमेरिकियों को जबरदस्ती मुंतकिल किया गया। चेरोकी कौम की दर्दनाक हिजरत, जिसे ट्रेल ऑफ टीयर्स कहा जाता है, इसी तारीख का एक स्याह बाब है। यानी अमेरिका की तोसी सिर्फ नक्शे पर बढ़ती हुई सरहदों की कहानी नहीं थी, इसके पीछे लोगों की जमीनें, जिंदगियां और जानें भी गई थी। फिर 1803 में एक ऐसा सौदा हुआ जिसने अमेरिका का नक्शा बदल दिया। अमेरिका ने फ्रांस से लुजियाना का वसी इलाका तकरीबन $1.5 करोड़ में खरीद लिया। एक ही मुआहदे से अमेरिका का रकबा तकरीबन दुगना हो गया। फिर मैक्सिको के साथ जंग हुई और 1848 तक अमेरिका की सरहदें कैलिफोर्निया और जनूब मगरब के बड़े इलाकों तक पहुंच चुकी थी। इसी साल कैलिफोर्निया में सोना मिला। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग यहाँ पहुंचने लगे। आबादी बढ़ी, शहर बड़े, तिजारत बढ़ी। लेकिन इसी तोसी के अंदर एक दूसरा तनाज़ा भी बढ़ रहा था। शुमाल में सनत और कारखाने तेजी से बढ़ रहे, जबकि जनूब की मईशत कपास और गुलामी पर खड़ी थी। एक मुल्क लेकिन 2 मुख्तलिफ मुआशी निज़ाम, और आखिरकार ये फर्क जंग बन गया। 1861 में अमरीकी खाना जंगी शुरू हुई। 4 साल तक अमरीकी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। लाखों लोग मारे गए। लेकिन जंग के इख्तिताम पर अमेरिका सिर्फ मुत्तहिद नहीं हुआ था, उसकी मईशत की सिमत भी बदल गई। गुलामी खत्म हुई और शुमाल की सनती ताकत पूरे मुल्क पर गालिब आने लगी। रेल की पटड़ियां तेजी से बिछने लगी। 1869 में मशरकी और मगरबी अमेरिका रेल के जरिए जुड़ गए। अब कानों से निकलने वाला खाम माल, कारखानों में बनने वाला सामान और मुख्तलिफ रियासतों के लोग पहले से कहीं ज्यादा तेजी से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते। पहाड़ों में सुरंगें बनी, कानें खुली, कारखाने बने और शहर फैलने लगे। फिर एंड्रयू कार्नेगी ने फौलाद की सनत को बड़े पैमाने पर फैलाया, जबकि जॉन डी रॉकफेलर ने तेल की सनत को अपने कारोबारी निजाम के तहत जमा कर लिया। चंद दहाइयों में अमेरिका ज़र मुल्क से एक सनती ताकत बन गया, लेकिन इस तरक्की की कीमत भी थी। बड़ी कंपनियों के मालिकान बेपनाह दौलत जमा कर रहे, जबकि मजदूर लंबे औकात में सख्त हालात में काम कर रहे। 1890 में मरदमशुमारी ने बताया कि अमेरिका की रिवायती मगरबी सरहद तकरीबन खत्म हो चुकी। 100 साल तक अमेरिका के पास एक आसान रास्ता था, आगे बढ़ो, जमीन हासिल करो, शहर बनाओ। लेकिन अब वो रास्ता खत्म हो रहा है। तो अगली मंजिल कहाँ थी? जी हाँ, समंदर के पार। 1898 में अमेरिका स्पेन के साथ जंग में दाखिल हुआ।
जंग के बाद क्यूबा, पोर्टोरिको, गुआम और फिलिपाइन में अमेरिकी असर और रसूख बढ़ गया। यहाँ अमेरिका की तारीख का एक बड़ा तजाद भी सामने आया। जिस मुल्क ने अपनी बुनियाद आजादी के ऐलान पर रखी थी, वो अब खुद एक साम्राज्यी ताकत बन रहा था। फिलिपाइन में मकामी रहनुमाओं को उम्मीद थी कि अमेरिका उन्हें आजादी देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी और फिलिपाइनी अफवाज के दरमियान जंग शुरू हुई। अमेरिका अब सिर्फ एक बरआज़मी मुल्क नहीं रहा था, उसकी ताकत समंदर पार पहुंच चुकी थी। और इसी दौरान एक और ताकत खामोशी से बन रही थी, और वो थी माली ताकत। 1907 के माली बहरान ने दिखाया कि अमेरिका की मईशत बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसका माली निजाम अभी भी कमजोर था। लोग बैंकों से रकम निकालने लगे और बड़े बैंकर जेपी मॉर्गन को निजाम को संभालने के लिए आगे आना पड़ा। 6 साल बाद 1913 में मरकजी बैंक यानी फेडरल रिजर्व कायम हुआ। फिर 1914 में यूरोप में पहली आलमी जंग शुरू हो गई। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दूसरी बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगी। अमेरिका शुरू में जंग से बाहर रहा, लेकिन उसकी सनत जंग से बाहर नहीं थी। अमेरिकी बैंक इत्तेहादी ममालिक को कर्ज दे रहे, अमेरिकी कारखाने खुराक, हथियार और दूसरा सामान बना रहे। 1917 में अमेरिका खुद जंग में दाखिल हो, लेकिन जंग यूरोप की जमीन पर हो रही। अमेरिका की सनती बुनियाद महफूज रही। 1918 में जंग खत्म हुई तो यूरोप तबाह था, और जो ममालिक कभी दुनिया को कर्ज दिया करते थे, अब खुद अमेरिका के मकरूज थे। ये वो लम्हा था जब ताकत का माली मरकज अटलांटिक के दूसरी तरफ मुंतकिल होना शुरू हुआ। फिर 1920 की दहाई आई, गाड़ियां आम होने लगी, रेडियो घर तक पहुंचा, फिल्मों ने नया कल्चर पैदा किया और अमेरिकी सारे मुआशरा तेजी से फैलने लगा। लेकिन फिर 1929 आया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, बैंक बंद हुए, कारखाने बंद हुए और लाखों लोग बेरोजगार हुए, और अमेरिकी मईशत अपनी तारीख के बदतरीन बहरानों में दाखिल हो। सदर रोजवेल्ट की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर मुआशी इस्लाहात शुरू की और रियासत का किरदार बढ़ गया। America will no longer exchange dollars for gold. लेकिन अगला बहरान सिर्फ मुआशी नहीं था। 1939 में यूरोप एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ रहा था, और उसी वक्त साइंस की दुनिया में एक ऐसी दरियाफ्त हो चुकी थी जो जंग का मतलब ही बदल सकती थी। साइंसदान जान चुके थे कि एटम के मरकज को तोड़ा जाए तो बहुत बड़ी मिकदार में तवानाई खारिज हो सकती है। सवाल यह था कि क्या इस तवानाई को एक ऐसे हथियार में बदला जा सकता है जो एक ही धमाके में पूरे शहर को तबाह कर। यह मामला उस वक्त खतरनाक हो गया जब जर्मनी में हिटलर की हुकूमत एटमी तहकीक में दिलचस्पी ले रही थी। यूरोप से अमेरिका आने वाले साइंसदानों को खदशा था कि अगर नाजी जर्मनी पहले एटम बम बनाने में कामयाब हो गया तो हिटलर के हाथ में एक ऐसी ताकत आ सकती है जिसका मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल होगा। इसी खदशे ने अल्बर्ट आइंस्टाइन और माहिर तबियात लियो सलार्ड को अमेरिकी सदर रोजवेल्ट तक पहुंचाया। उन्होंने रोजवेल्ट को खबरदार किया कि जर्मनी एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है और अमेरिका को इस इम्कान को संजीदगी से लेना चाहिए। रोजवेल्ट ने फौरन बम बनाने का हुक्म नहीं दिया। पहले यह मालूम करना जरूरी था कि ये काम वाकई मुमकिन भी है या नहीं। अमेरिकी हुकूमत ने तहकीक शुरू की। फिर 1942 में ये कोशिश एक बड़े खुफिया मंसूबे में बदल गई, जिसे मैनहट्टन मंसूबा कहा जाता है। अमेरिका ने साइंसदानों, इंजीनियर्स, फौजी माहिरीन और हजारों कारकुनों को एक ही मकसद के लिए जमा कर दिया, जर्मनी से पहले एटम बम बनाना। और यहाँ अमेरिका की एक अहम ताकत दोबारा सामने आती है। हिटलर से बचकर अमेरिका आने वाले कई यूरोपीय साइंसदान अब इसी मुल्क के लिए काम कर रहे थे जो दुनिया का पहला एटम बम बनाने की दौड़ में दाखिल हो चुका था। अमेरिका ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली साइंसी सलाहियत को अपने निजाम में जज़ब कर लिया था। फिर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अमेरिका बराह रास्त दूसरी आलमी जंग में शामिल हो गया। अब उसकी पूरी सनती मशीनरी जंग के लिए चलने लगी। जो कारखाने पहले गाड़ियां बनाते थे वो टैंक बनाने लगे, जहाज बनने लगे और तैयारे भी तैयार होने लगे। लाखों खवातीन पहली बार बड़ी तादाद में कारखानों में काम करने लगे। अमेरिका ने जंग सिर्फ फौजियों से नहीं लड़ी, उसने अपनी सनती पैदावार से भी लड़ी, और मैनहट्टन मंसूबा भी इसी दौरान जारी रहा। जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के सहरा में दुनिया का पहला एटमी धमाका किया गया। चंद हफ्तों बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। दूसरी आलमी जंग खत्म हो गई, लेकिन दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो चुकी थी। अब अमेरिका के पास सिर्फ दुनिया की सबसे ताकतवर सनती मईशत नहीं थी, उसके पास वो हथियार भी था जो आने वाली आलमी सियासत का रुख बदलने वाला था। 1944 में जंग खत्म होने से पहले ही 44 ममालिक ब्रेटन वुड्स में जमा हो गए। फैसला हुआ कि आलमी मालियाती निजाम में अमेरिकी डॉलर को मरकजी मकाम दिया जाएगा और डॉलर को सोने से जोड़ा जाएगा। अब डॉलर सिर्फ अमेरिकी करेंसी नहीं रहा था, वो आलमी निजाम का एक अहम हिस्सा बन चुका था। फिर अमेरिका ने मार्शल मंसूबे के जरिए तबाह हाल यूरोप की तामीर नौ में अरबों डॉलर लगाए। अमेरिका नहीं चाहता था कि यूरोप गुर्बत और बदअमनी में डूबे और सोवियत असर और सूख बढ़ जाए।
لہٰذا امریکہ نے یورپ کو دوبارہ کھڑا کیا اور ساتھ ہی اسے اپنے معاشی اور سیاسی نظام کے قریب لے آئے۔ پھر سرد جنگ شروع ہوئی، ایک طرف امریکہ تھا، دوسری طرف سوویت یونین۔ دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار تھے، اس لیے براہ راست جنگ انتہائی خطرناک تھی۔ مقابلہ دوسرے ملکوں کے ذریعے ہونے لگا۔ 1953 میں ایران میں مصدق کی حکومت ختم کرنے میں امریکی اور برطانوی خفیہ کرداروں کا کردار رہا۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی امریکہ نے اپنے مفادات کے مطابق مختلف حکومتوں اور گروہوں کی حمایت کی۔ یہ امریکہ کی طاقت کا وہ پہلو تھا جس پر آج بھی سخت سوالات اٹھتے ہیں، لیکن سر جنگ نے امریکہ کو ایک اور سمت میں دھکیلا: سائنس اور ٹیکنالوجی۔ 1957 میں سوویت یونین نے سپوٹنک خلا میں بھیجا تو امریکہ کو خدشہ ہوا کہ وہ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا۔ خلائی دوڑ شروع ہوئی، ناسا مضبوط ہوا اور آخرکار امریکی انسان کو چاند تک لے گئے۔ لیکن امریکہ کے اندر ایک اور جنگ چل رہی تھی، نسلی امتیاز کے خلاف جنگ۔ ایک طرف چاند تک پہنچنے کی دوڑ تھی اور دوسری طرف سیاہ فام شہریوں کو برابر کے حقوق دلانے کی جدوجہد۔ پھر ویتنام آیا۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی طاقتور ترین فوج بھی ہر جنگ نہیں جیت سکتی۔ لیکن اسی دوران امریکہ نے ایک ایسی چیز حاصل کی جو آگے چل کر اس کی مستقل طاقت بن گئی: دنیا بھر کا ہنر۔ 1965 کے بعد دنیا کے مختلف حصوں سے ماہرین، سائنسدان، ڈاکٹرز، انجینئرز اور کاروباری لوگ امریکہ پہنچنے لگے۔ امریکہ صرف اپنی آبادی کی صلاحیت پر انحصار نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کے بہترین دماغ اپنے تعلیمی، سائنسی اور کاروباری نظام میں شامل کر رہا ہے۔ یہی آگے چل کر امریکہ کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ پھر 1979 میں سوویت یونین افغانستان داخل ہوا۔ امریکہ نے پاکستان کے راستے افغان مزاحمت کی مدد کی۔ سوویت فوج ایک طویل جنگ میں پھنس گئی اور 1989 میں تھک ہار کر واپس چلی گئی۔ اسی سال برلن کی دیوار گری۔ 1991 میں سوویت یونین ختم ہو گیا، سر جنگ ختم ہوئی۔ اب دنیا میں ایک ہی سپر پاور باقی تھی اور وہ تھی امریکہ۔ 1990 کی دہائی میں کمپیوٹر عام ہونے لگے، انٹرنیٹ پھیلنے لگا، سلیکون ویلی دنیا کے اہم ترین ٹیکنالوجی مراکز میں تبدیل ہو گئی۔ مائکروسافٹ نے کمپیوٹر کو گھروں اور دفتروں تک پہنچا دیا۔ ایپل نے ٹیکنالوجی کو عام زندگی کا حصہ بنا دیا۔ گوگل نے دنیا کی معلومات تک رسائی کا طریقہ کار بدل کر رکھ دیا، اور بعد میں ٹیسلا اور دوسری کمپنیوں نے برقی گاڑیوں اور خلائی صنعت میں پرانے طریقوں کو چیلنج کیا۔ یہ کمپنیاں صرف امریکہ کے اندر کاروبار نہیں کر رہی، ان کی مصنوعات، خدمات اور ٹیکنالوجی پوری دنیا میں پھیل رہی تھی۔ یعنی امریکہ کی طاقت اب صرف حکومت یا فوج میں نہیں تھی، وہ امریکی کمپنیوں کے ذریعے دنیا کے بازاروں، کمپیوٹرز، موبائل فونز، خلائی صنعت اور انٹرنیٹ تک پہنچ رہی تھی۔ پھر 11 ستمبر 2001 آیا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا، پینٹاگون نشانہ بنا، تقریباً 3000 لوگ مارے گئے۔ امریکہ نے افغانستان میں جنگ شروع کی، پھر عراق میں داخل ہوا، اور جو جنگیں ابتدا میں محدود دکھائی دیتی تھی وہ اگلی 2 دہائیوں میں کھربوں ڈالر کے اخراجات میں بدل گئی۔ لیکن اسی دوران ایک اور طاقت تیزی سے اوپر آ رہی تھی، اور وہ تھی چین۔ 2001 میں چین عالمی تجارتی تنظیم میں شامل ہوا۔ اس کے بعد اس کی صنعت، برآمدات، بندرگاہیں، سڑکیں، بجلی اور بنیادی ڈھانچہ تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ دنیا کی فیکٹری اب صرف امریکہ نہیں تھا، چین بھی دنیا کی فیکٹری بن چکا تھا۔ پھر 2008 کا مالی بحران آیا، بینک ڈوبنے لگے، لوگوں نے نوکریاں اور گھر کھو دیے۔ امریکی حکومت کو مالی نظام بچانے کے لیے بڑی رقم خرچ کرنا پڑی، اور آج ہم دوبارہ اسی سوال پر کھڑے ہیں: کیا امریکہ ٹوٹ رہا ہے؟ دلائل موجود ہیں، قرض بہت بڑھ چکا ہے، دولت کی تقسیم پر سوال اٹھ رہے ہیں، 2 دہائیوں کی جنگوں نے بہت بڑے وسائل استعمال کیے۔ چین اب ایک حقیقی معاشی، صنعتی اور فوجی حریف ہے، اور ایران کے ساتھ جاری کشیدگی یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ کیا امریکہ اب بھی ایک ساتھ کئی محاذوں پر اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہے؟ لیکن دوسری طرف ایک اور حقیقت بھی ہے، امریکہ کے پاس اب بھی ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ڈالر اب بھی عالمی مالیاتی نظام کے مرکز میں ہے، اس کی فوج دنیا بھر میں موجود ہے، اس کے تعلیمی ادارے دنیا بھر کے بہترین طلبہ کو کھینچتے ہیں، اس کی کمپنیاں دنیا بھر میں کاروبار کرتی ہیں۔ امریکہ کی اصل طاقت یہ نہیں کہ اس پہ کبھی بحران نہیں آتا، اس کی اصل طاقت یہ رہی ہے کہ بحران آنے کے بعد وہ خود کو بدل لیتا ہے۔ لیکن اب امتحان پہلے سے مختلف ہے، بڑی طاقتیں عام طور پر ایک دن میں نہیں گرتی، پہلے سے مسائل جمع ہوتے ہیں، پھر اندرونی اختلافات بڑھتے ہیں، پھر نئی طاقتیں سامنے آتی ہیں، اور بہت سال بعد لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ تبدیلی تو بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ تاریخ میں امریکہ کئی بار کمزور نظر آیا، لیکن ہر بار اس نے اپنی طاقت کا نیا ذریعہ تلاش کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 21ویں صدی میں اس کے پاس وہ نیا ذریعہ ہے یا نہیں۔